हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 11। ये सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोगों ने 10 सेट्स किए हैं, तो अगर आप प्रीवियस सेट्स को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अब आगे बढ़ूँ उससे पहले ये प्रश्न है आपके लिए कि सत्य फल नहीं है। ट्रू फ्रूट, दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो ट्रू फ्रूट नहीं है, यानी कि फॉल्स फ्रूट कौन है इन चार में से। इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में ये पूछा हुआ सवाल है। सेब है, खजूर है, अंगूर है, आलू बुखारा। आलू बुखारा यानी कि प्लम, प्लम को हम लोग बैर भी बोलते हैं। तो कमेंट करके बताइए इनमें से कौन है इसका सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 11 में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मैलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। यानी पीतल का जो कलर है वो डिसकलर हो जाएगा, पीतल जो है मैला पड़ जाएगा। ये जो ब्रास है ना, ये मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। तो कौन सी इनमें से गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इनमें से कौन सी वो गैस है जिसके कारण ये जो पीतल है ये डिसकलर हो जाएगा। तो हमारा आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। ए हमारा राइट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है H2S। ये जो है ये पॉइजनस गैस है, ठीक है, ये है पॉइजनस गैस, जहरीली गैस है। और जो इसकी स्मेल है वो है रोटेन एग के जैसी, यानी कि सड़े हुए अंडे की जैसी। ये दोनों ही जो प्रॉपर्टीज़ है H2S के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जहरीली गैस है और सड़े हुए अंडे की जैसी गंध करती है ये गैस। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, यानी कि कैल्शियम रिच सोर्स नहीं है। तो पनीर में कैल्शियम है, कोलार्ड ग्रीन्स में भी और अंजीर में भी। ये तीनों जो है ये कैल्शियम के रिच सोर्सेज हैं। गाजर नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है, तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है, जिसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो एक तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, विटामिन के की कमी के कारण भी ब्लड क्लॉट नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी रक्त का थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियां जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। तो कैल्शियम की कमी हो जाने से ऑस्टियोपोरोसिस नामक ये रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती है। निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। टेलीग्राफ, दूरबीन, टेलीफोन, टेलीटाइप, इनमें से किसका आविष्कार सबसे पहले हुआ था। तो ये है टेलीस्कोप। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूरबीन। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो गैलीली। इन्होंने 17th सेंचुरी में दूरबीन का आविष्कार किया था। बाकी टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीटाइप ये सारे जो हैं 19th सेंचुरी में आविष्कार किए गए हैं। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं हम्फ्री डेवी। ऑडियो हेडफोन के आविष्कारक हैं नथानियल बाल्डविन। इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि विद्युत जनित्र या फिर डायनमो के आविष्कारक है माइकल फैराडे। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो गैलीली। टेलीग्राफ के आविष्कारक है मोर्स। टेलीफोन के आविष्कारक है ग्राहम बेल। ठोस आयोडीन का रंग होता है। ठोस आयोडीन, आयोडीन ये अधातु है जिनमें धातु जैसी चमक होती है। आयोडीन के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातित होता है, यानी आयोडीन सब्लिमेट होता है। आयोडीन जो ठोस है इसको हम गर्म करेंगे तो बिना द्रव अवस्था में आए ये गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो ठोस आयोडीन होता है उसका कलर या तो वायलेट लिख करके आ सकता है, या तो ब्लूइश ब्लैक यानी कि नीला काला, या फिर पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक यानी कि बैंगनी भूरे से काला, बैंगनी भूरे से काला। अब हिंदी में वायलेट को भी हम लोग बैंगनी ही बोलते हैं, पर्पल को भी बैंगनी ही बोलते हैं। तो ज़्यादा चांस है एग्जाम में कि ठोस आयोडीन का कलर कैसा होता है, तो ब्लूइश ब्लैक लिख करके आएगा या फिर ये लिख करके आएगा। लेकिन याद आपको ये तीनों ही ध्यान में रखने हैं। हमसे ठोस पूछा है तो आंसर हमारा नीला काला हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछ दे कि गैसियस अवस्था में जब आयोडीन पहुँचेगा तो उसका कलर कैसा होगा, तो पर्पल होगा। ये आप देख सकते हो, ये ठोस आयोडीन है और जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये पर्पल कलर है। जियोट्रॉपिज्म क्या है। जियोट्रॉपिज्म क्या है। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि।
तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ इस कॉलम में है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि बाह्य उद्दीपन, हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन। उद्दीपन बोलने का मतलब कुछ ऐसे चीज़ जिसके बदले में प्लांट क्या करे, रिएक्ट करे, रिस्पॉन्स करे। जैसे कि लाइट है, वाटर है, इन सारे चीज़ों के बदले जो है प्लांट जो है रिस्पॉन्स करेगा, तो यही उद्दीपन होता है। जैसे छुई मुई का जो प्लांट होता है, छुई मुई के पत्तियों को हम छूते हैं तो वो मुरझा जाती है, तो वहाँ जो टच है, जो हमने छुआ, टच किया, वो स्टिमुलस हो गया, वो उद्दीपन हो गया, और जो पत्तियाँ मुरझा गई। तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। हिंदी में बोलेंगे स्पर्श अनुवर्ती या फिर स्पर्श अनुवर्तन इस घटना को। तो जब उद्दीपन टच हो तो थिग्मोट्रॉपिक, जब ग्रेविटी हो तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट होगा। जैसे पौधों की जो जड़ें होती है वो नीचे की ओर जाती है, जो पौधों की जड़ें होती है नीचे की ओर जाती है, और गुरुत्वाकर्षण भी नीचे की ओर काम करता है। तो हम बोलते हैं कि जो जड़ें हैं वो कर रही है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। वो भी कौन सी मूवमेंट? पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली क्यों? जड़ें नीचे की ओर जा रही है, गुरुत्वाकर्षण भी नीचे की ओर काम कर रहा है, लेकिन जो तना होता है वो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर है। तो तनाव में जो वृद्धि है उसे भी बोलेंगे हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट, लेकिन नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति, और इस घटना को बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। तो अगर प्रकाश है, उद्दीपन, उसके बदले में अगर मूवमेंट है तो हम उसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, इस घटना को फोटोट्रॉपिज्म। अगर गुरुत्वाकर्षण है तो जियोट्रॉपिज्म, अगर जल है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, अगर कोई रसायन है तो कीमोट्रॉपिज्म। तो ये सारे उद्दीपन हैं, और उनके बदले में, उनके रिस्पॉन्स में प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है उसके लिए ये सारे टर्म हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो नाइट्रस ऑक्साइड तो है, मीथेन भी है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 को बोलते हैं, ये भी है। कॉपर डाइऑक्साइड ये गैस ही नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये टेबल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कभी भी नहीं आएगा। ग्रीन हाउस गैस अगर आपसे पूछे तो इन्हीं में से कोई एक न एक विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जो कि मेजर है ग्रीन हाउस गैस में, सबसे ज़्यादा यही दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है, ओजोन है। वाटर वेपर का भी अच्छा खासा अमाउंट होता है ग्रीन हाउस गैस के अंदर। तो ये सारे जो गैसेस हैं ये याद रखें आप। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? विजुअल लाइट तो कर पाता है, एक्स किरण नहीं कर पाती है, पराबैंगनी तरंगे कर पाती है, रेडियो तरंगे कर पाती है। हमारा आंसर यहाँ पर एक्स किरण हो जाएगा, एक्सरे। एक्सरे की खोज की थी विल्हेम रोंजन एक्सरे की खोज की थी। इस खोज के लिए 1901 में इनको दिया गया था फिजिक्स में नोबेल प्राइज। विल्हेम रोंजन ये प्रथम व्यक्ति है फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। हमारे भारत से प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? सर सीवी रमन। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इनको मिला था 1930 में नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका, अगर किसी वस्तु को हम जमीन से ऊपर की ओर फेंकते हैं और ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का मतलब ये हुआ कि इस हाइट पर पहुंचने के बाद ये जो वस्तु है ये वापस से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे आना स्टार्ट कर देगी ये वस्तु, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी है ये 0 हो जाएगा, जो वेग है वो 0 हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो तो g के बराबर काम करेगा नीचे की ओर, क्योंकि इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा इस वस्तु में। तो जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होगा, डायरेक्शन दिशा नीचे की ओर, और वेलोसिटी 0, और जो g का मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कभी कभी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं सुविधा के अनुसार। तो यहाँ देखो वेग 0 होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, तभी वस्तु जो है नीचे की ओर आएगी। जो g है इसका मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पे।
1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमो की खोज की। डायनेमो की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने की। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की। ये जो डायनेमो है या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। जो टेलीग्राफ है इसके आविष्कारक है मोर्स, टेलीफोन के आविष्कारक है ग्राहम बेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफ या फिर ग्रामोफोन, इसके आविष्कारक है थॉमस एडिसन, लाइटनिंग रड, त्वरित छड़ या फिर बोल दे लाइटनिंग कंडक्टर, त्वरित चालक, इसका आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित ये भी आप याद रखो, जो हम बोलते हैं ना ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, तो आवेश के साथ चार्ज के साथ जो हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्म लगाते हैं, ये टर्म सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही लगाया था। मतलब आवेशों के जो नेचर है ऋणात्मक और धनात्मक होने के, ये बात सबसे पहले पता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। बैटरी का आविष्कारक है अलेसांद्रो वोल्टा। जो विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट, वो इन्हीं के सम्मान में है, वोल्टा के सम्मान में। एयर कंडीशनिंग यानी कि एसी के आविष्कारक है विलिस कैरियर। लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें अनेक प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है। मतलब ऐसे जीव जंतु, वो प्लांट भी हो सकते हैं और वो जानवर भी हो सकते हैं, जो लुप्तप्राय हैं, लुप्त होने वाले हैं, या फिर बहुत ही कम संख्या में आप बचे हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? देखो, प्राकृतिक निवास से बाहर ले जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक निवास से क्या कर रहे हैं? एग्जिट कर रहे हैं। तो इससे आप ध्यान में रखेंगे ex-situ कंजर्वेशन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो ये जो संरक्षण है उनके प्राकृतिक निवास में ही रख करके दिया जा रहा है, तो इसे बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हम लोगों ने अभी देखा, विलिस कैरियर के द्वारा। तो ये हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और जो ध्वनि तरंग है ये मैकेनिकल वेव भी है, यानी कि यांत्रिक तरंग भी है। यांत्रिक तरंग यानी कि चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो ध्वनि तरंग ये मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, साथ में लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। साथ में जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव भी है, क्योंकि प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव भी है। तो प्रकाश के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है, साथ में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो जो विबग्योर है, जिसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं बैनी आ पिनाला, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम वायलट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ में वृद्धि होती है। अगर वेवलेंथ में वृद्धि होती है तो आवृत्ति में कमी आती है, एनर्जी में भी कमी आती है, ऊर्जा में भी कमी आती है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है ये है वायलट के पास और सबसे कम है रेड के पास। हमसे आवृत्ति के बारे में पूछ रखा है, सबसे कम आवृत्ति किसके पास है? तो जिसके पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो रेड के पास। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेड के पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो इसकी आवृत्ति सबसे कम है। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? हमारे जीव में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये संख्या में 2000 से 8000 के बराबर होते हैं। 2000 से 8000 ये रेंज है टेस्ट बर्ड्स के। इन टेस्ट बर्ड्स में टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। इन टेस्ट बर्ड्स में क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, स्वादग्राही बोलते हैं हिंदी में, जो स्वाद का पता लगाते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। C12H22O11 डैश के रूप में भी जाना जाता है। C12H22O11 ये चीनी है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चीनी है, लेकिन कौन सा?
सुक्रोज। जो हम घरों में चीनी खाते हैं वो यही है, सुक्रोज। हमारे ब्लड में जो चीनी है वो है ग्लूकोज। दूध में जो चीनी होता है वो होता है लैक्टोज। मीठा फल जो मीठा लगता है क्योंकि उसमें होता है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? किडनी में जो स्टोन हो जाता है, कौन सा वो कंपाउंड है जो सबसे कॉमन है किडनी में स्टोन करने के लिए? तो वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी स्टोन को हम लोग रीनल कैलकुलस भी बोलते हैं, रीनल कैलकुलस। रीनल यानी कि किडनी और कैलकुलस यानी कि स्टोन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? टंगस्टन से। सी हमारा राइट आंसर, टंगस्टन। टंगस्टन का जो सिंबल है वो है W और इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें सबसे हाई है और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वह 3380 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। बडिंग ये प्रजनन का तरीका है, अलैंगिक प्रजनन का ये एक प्रकार है। कोरल्स हाइड्रा। कोरल्स हाइड्रा ये फाइलम निडेरिया के जीव हैं। स्पॉन्ज फाइलम पोडिफेरा के जीव। प्लेनेरिया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के जीव। ऊपर के ये जो तीनों है ना, ये प्रजनन करते हैं बडिंग के द्वारा, साथ में रीजेनरेशन भी इनमें होता है, पुनर्जनन भी होता है। रीजेनरेशन के स्थान पर हो सकता है फ्रेगमेंटेशन आ जाए तो भी सही हो जाएगा। तो बडिंग के द्वारा, मुकुलन द्वारा और पुनर्जनन के द्वारा ये तीनों ही प्रजनन करते हैं और ये दोनों ही अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। मुकुलन और प्रजनन ये दोनों ही अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में केवल और केवल रीजेनरेशन होता है। प्लेनेरिया में केवल और केवल रीजेनरेशन होता है या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ देखो प्लेनेरिया है, 3 टुकड़ों में ये बट गया, हर एक टुकड़ा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। ये टुकड़ा भी एक नया प्लेनेरिया बना, ये टुकड़ा से नया प्लेनेरिया बना, ये टुकड़ा से नया प्लेनेरिया बना। तो यही है रीजेनरेशन। इसी को विखंडन भी बोल देते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी बोल देते हैं। तो प्लेनेरिया के अंदर केवल रीजेनरेशन होता है, इनमें बडिंग नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो प्लेनेरिया है ये है फ्लैट वर्म, ठीक है, फ्लैट वर्म। प्लेटीहेलमिन्थस के जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? चपटी कृमि बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? नॉइज पोल्यूशन का प्रभाव नहीं है। पशुओं की मौत। नॉइज पोल्यूशन के कारण पशुओं की मौत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कर्णनाद यानी कि टिनिटस। कर्णनाद में क्या होता है? इसमें व्यक्ति के कानों में ना घंटी बजती रहती है। जो मरीज है, जो व्यक्ति है, पेशेंट है, उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके कान में घंटी बज रही है, रिंगिंग हो रही है। एक्चुअल में वो रिंगिंग हो नहीं रही होती है, अगल बगल वाले को रिंगिंग सुनाई नहीं देती है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि रिंगिंग हो रही है। तो ऐसा नॉइज पोल्यूशन के कारण होता है। तो ये एक बीमारी है जो नॉइज पोल्यूशन के कारण हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर। नॉइज पोल्यूशन के कारण हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन से तनाव उत्पन्न हो सकता है जिसके कारण बीपी हाई हो सकता है। उसके बाद है ओजोन क्षय, ओजोन डिप्लेशन। तो डी आंसर हो जाएगा। आप सब जानते हो ओजोन डिप्लेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। जो ओजोन परत है ये हमें बचाती है पराबैंगनी विकिरण से। पराबैंगनी विकिरण को ओजोन परत रोकती है। अगर पराबैंगनी विकिरण जो है धरती पर पहुंच जाए तो वो स्किन कैंसर कर सकती है। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? हेलियोसेंट्रिज्म। हेलियोसेंट्रिज्म का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के। सन है, सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। आप जानते ही हो कि ऐसा ही होता है, सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन एक टाइम था, गैलीलियो गैलीली का वो समय था जिस समय जो चर्च हुआ करते थे, उनके जो पादरी हुआ करते थे, फादर्स, उन सब का ये मानना था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। फिर गैलीलियो गैलीली इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो ये बात जमा नहीं उन पादरी सबको। वो कहने लगे हैं कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध जा रहा है, तो इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये थे गैलीलियो गैलीली। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है, पीतल है। पीतल मिश्र धातु है, बाकी ये सारे क्या है? धातु है। तो जो पीतल है ये मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। और जो कांस्य होता है, कांसा
वो कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। डी हमारा राइट आंसर। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीन्स जीव जंतु का जो रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है उनके वातावरण के साथ, इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपको पता ही होगा, इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी के अंदर जीव जंतु का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसी के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में स्टडी करते हैं। जो बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी है, वो सारे माइक्रोबायोलॉजी के ही पार्ट हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? होमो सेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होमो सेपियंस, ये जो होमो है ये है वंश, वंश यानी कि जीनस, और ये जो सेपियंस है ये क्या है? ये है जाति। ऐसा होता है ना कि एक वंश में कई प्रकार की जातियां होती है, जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा वंश के अंदर लियो जाति भी है और टिग्रिस जाति भी है। तो एक वंश के अंदर एक से अधिक जातियां हो सकती है, लेकिन हम लोग जिस वंश के अंदर आते हैं उसके अंदर एक ही जाति है, वो है सेपियंस। हम लोग जिस वंश से बिलोंग करते हैं, यानी हम लोगों का जो वंश है होमो, उसमें केवल और केवल एक ही प्रजाति है, वो है सेपियंस। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या उल्टा होता है? वस्तुएं तो हमें सीधी दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वो उल्टा होता है, ये सही है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है उसे सीधा कर देता है, इसीलिए वस्तुएं हमें सीधी दिखाई पड़ती है। और उल्टा प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक होता है। तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक होता है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए यह गति मापी जाती है पृष्ठ प्रति मिनट में, पेजेज पर मिनट में, पीपीएम में। तो सी हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा सेट नंबर 11 यहाँ पर समाप्त हुआ। जो भी आपने प्रश्न देखे वो आरआरबी एनटीपीसी के पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। और ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।